मेरे आवाज़ के दोस्तों, आई एम योर फेवरेट वॉइस। और आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बेहतरीन अदाकार के बारे में। और वो अदाकार हैं हमारे सबके चहेते अशोक कुमार साहब। और आज अशोक कुमार साहब के बारे में बात करने के पहले मैं दो चार बातें बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ आप सभी के लिए, जो भी मेरे श्रोतागण हैं, व्यूअर्स हैं। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ क्योंकि आप लोग मुझे इस तरह से सुनते हैं। थैंक यू यश फॉर ज्वाइनिंग। मैं बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरी बातें होती है वो मैं नहीं चाहूँगा आप लोग उसको कोई कम्युनल एंगल में डालें, पर मैं वो कह पाता हूँ जो मुझे कहना होता है। और तीसरी बात ये कि मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं रात के 3-4 बजे तक, ये पूछते हैं कि आप क्यों जाग रहे हो। तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं भाई लाइव की प्रिपरेशन करता हूँ। तो कल एक मुझे मैसेज आया, थैंक यू सुमित फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू पवन, थैंक यू यश। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि थैंक यू प्राची कि वेरी सून यू विल बी द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी। तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी, और अच्छी पता है इसलिए नहीं लगी कि उन्होंने मेरी तारीफ़ की। मैं चाहता हूँ सारे लोग बहुत कामयाब बने, जैसे प्राची है। मैं चाहता हूँ कि प्राची भी बहुत कामयाब बने, महनूर, सुमित सब कामयाब बने, क्योंकि अगर हम लोग कामयाब बनेंगे तो ही एक दूसरे को मदद कर पाएंगे, एक दूसरे से सीख पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं राइटर हूँ, पोएट हूँ, तो मैं उनके लिए पोएम्स लिखता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। और ये जो पोएम्स लिखते हैं, जैसे प्राची लिखती है, प्राची को पता है कि आप जब तक कुछ आपके मन में कुछ भावनाएं नहीं आएंगी तब तक आप लिख नहीं सकते। और थैंक यू कुलीन सर फॉर ज्वाइनिंग। और जब आप भावनाओं से लिखते हो तो वो एक अपने आप प्रोसेस है। वो रात के 1 बजे भी हो सकता है, वो नहाते हुए भी हो सकता है, शेव करते हुए भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप किसके लिए लिखते हो, तो वो अलग बात है भाई आप किसके लिए लिखते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए लिखो। थैंक यू मनोज भैया फॉर ज्वाइनिंग, गुड, कि हमारे लिए लिखो। तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूँ। तो इस तरह की जो लोग ख्वाहिश करते हैं कि हमारे लिए भी कविताएँ लिख दो, तो सर तो कम होते हैं, मैडम ही होती हैं ज़्यादातर। तो प्लीज़, दिस इज़ माय प्रोफेशन। थैंक यू मानिक फॉर ज्वाइनिंग। मैं पोएम्स उनके लिए लिख सकता हूँ, या तो जिनके लिए मैं चाहता हूँ, या आप मुझे पे करते हो। थैंक यू अभिव्यक्ति जी फॉर ज्वाइनिंग। तो ये बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, और जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं इस बारे में, मैं हमेशा से बड़ा बेबाक और सबाक रहा हूँ। मैं अपने बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे व्यूज़ होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेरे लाइकिंग्स और डिसलाइक्स होते हैं। आजकल एक इंडिया में अजीब सा ट्रेंड है, और वो ट्रेंड क्या है मैं आपको बताता हूँ। और बड़ा बुरा लगता है उस ट्रेंड पे, कि जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे जगजीत सिंह पसंद नहीं है तो ठीक है, मुझे येसुदास पसंद नहीं है, ठीक है, पर तुम कैसे कह सकते हो, हाय मानिक, तुम कैसे कह सकते हो तो मैं मोहम्मद रफ़ी पसंद नहीं है। तो भाई ये एक इंडिविजुअल चॉइस है ना। मतलब अगर आप मिर्ज़ा गालिब देखें, पुराने वाले, तलाल साहब ने इतना बेहतरीन गाया है, इतना बेहतरीन उन्होंने, और सुरैया जी ने, कि उसके आगे मैं ये जगजीत सिंह को कुछ नहीं समझता। क्योंकि एक जो कैरेक्टर का सुर है ना, वो भरत भूषण साहब ने इतना बढ़िया पकड़ा है, इतना ज़बरदस्त पकड़ा है कि जैसे लगता है मिर्ज़ा गालिब मेरे सामने ही खड़े हैं। अब ये बात अगर मैं कहूँ तो भाई लोग मुझे ये एक्यूज़ करते हैं क्योंकि नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि भारत में डर लगता है तो इसलिए तुम नसीरुद्दीन शाह के पीछे पड़ गए। बात वो नहीं है, बात है एक जो कैरेक्टर होता है ना, उसके टेक्सचर को समझने के लिए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो भी कहता हूँ आप लोगों के सामने मैं पूरी ईमानदारी से पेश आऊँ। और मेरे टीम से भी मेरी ये बातों पे डिस्कशन होती है। तो मैं इन सब चीज़ों को आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आज बहुत सारी बातें होंगी, शायद एक दूसरे को बुरा लग जाए, पर मेरा किसी को हर्ट करने का मतलब नहीं है। जो मेरे व्यूज़ हैं वो मैं रखता हूँ, और वो बहुत स्ट्रांगली रखता हूँ। थैंक यू श्रेष्ठा फॉर ज्वाइनिंग। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मेरी जो यूट्यूब का काम करती है, अगर वो सुन रही है तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इसको ना हम एक टैग दे सकते हैं, टॉकिंग द माइंड, है ना। मेरे आवाज़ के दोस्तों, आई एम योर फेवरेट वॉइस, टॉकिंग द माइंड, कि जो भी मन में है, जो भी माइंड में है वो बात करना चाहता हूँ। क्योंकि आज मैं जो चीज़ें बोलूँगा वो शायद बहुत लोगों को बुरी लग जाए। अब ये अशोक कुमार साहब पे जब मैं करने बैठा, मैं पिछले 4-5 दिन में, थैंक यू पराग भैया फॉर ज्वाइनिंग, मैंने कम से कम उनके 10-15 मूवीज़ देखी, और उसमें इकबाल, ग्लेन कादर साहब अभी शायद जुड़े नहीं हैं, राइट।
तो उनका और मेरा काफ़ी डिस्कशन रहा। उन्होंने बहुत सारे मूवीज़ बताए जो ऑलरेडी मेरे लिस्ट में थे और मैं देख रखा था। हेलो सुनील कुमार साहब। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिसको भी बात बुरी लगे, उनसे बड़ा अशोक कुमार साहब से बढ़िया अदाकार इंडियन स्क्रीन में कोई है नहीं। ठीक है, लोग कहते हैं भाई यूसुफ साहब का लोगों ने नकल की है, तो नकल की होगी, मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ नकल करते हुए, ना मैं कहूँगा कि नकल नहीं की। पर यूसुफ साहब ने हमेशा वो काम किया है जिसमें वो आगे निखर के आए। इकबाल सर आपकी तारीफ़ हो गई, फिर भी मैं कह देता हूँ इकबाल सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की इस चीज़ों में। पर अशोक कुमार जी ने वो रोल्स किए जहाँ वो कुछ भी नहीं है, चाहे उनका 10 मिनट का रोल हो, वो इस तरह से छा गए कि उनके बड़प्पन के बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ क्योंकि ये जो उनकी पिक्चरें मैंने देखी लास्ट 3-4 दिन में, उसमें 2-3 बार मैं रो पड़ा। इतना ज़्यादा उनके अदाकारी ने मुझे फील करवाया। ठीक है, अब मैं जैसे यूसुफ साहब के बारे में बात किया तो कुछ लोग अगर मुझे संगी और कम्युनल समझने लग गए, तो मैं ये भी बता दूं कि मुझे बलराज साहनी भी उनसे कम अदाकार लगते हैं। हेलो वाजपेयी सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ना नैरेटिव है हमारे देश में कि हम कुछ लोगों को आगे रखते हैं और कुछ लोगों को आगे नहीं रखते। जैसे बहुत सारे मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो मुस्लिम्स हैं, बहुत सारे लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं, तो मेरा कोई एंटी मुस्लिम एजेंडा नहीं है कि मैं उसको चला रहा हूँ या मैं किसी को बड़ा करके दिखा रहा हूँ। और इसका एक सिंपल मैं लॉजिक आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप अफसाना पिक्चर देखें, उस अफसाना पिक्चर बहुत चली थी और दास्तान जोशी का रीमेक है वो चली नहीं थी। 2-3 कारण बताता हूँ, पर उसके पहले मैं अशोक कुमार साहब के अच्छाई बताने के पहले उनके लिमिटेशंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है पहले आप सुनिए। एक तो उस इंसान की आवाज़ बहुत ही मामूली है, राइट। दूसरा, अगर आप ये माथे को देखें, ठीक है, सभी अपने माथे को अगर एक बार हाथ दे के देखें, जैसे मेरा है ना, तो ये ऊपर है थोड़ा सा ऊपर और ये नीचे डेंटेड है। ठीक है, बिल्कुल सपाट नहीं है। अशोक कुमार साहब के साथ क्या था कि ये वाला पोर्शन नीचे था, ये वाला पोर्शन उभरा हुआ था और ऐसे स्लांटेड है। ठीक है, इस चीज़ को समझें। सर कुलीन सर, मुझे ये बातें समझ नहीं आ रही, तुम भालो दिखते, ये सब मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ काम की बातें हो रही है, प्लीज़ काइंडली इन सब बातों पे ना जाएं। ये मजाक के, मेरे लिए मजाक नहीं होता है ये लाइव करना। तो ये चीज़ समझिए कि एक इंसान जिसका ये वाला पार्ट नीचे है, ये वाला पार्ट उभरा हुआ है और वो हीरो का रोल कर रहा है। इसलिए आप 70s में देखेंगे कि उनके बहुत सारे अजीब अजीब विग उनको पहनाए गए। ठीक है, और एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ कि मेरे कुछ एक छोटे भाई है, उनके लिए वो हर बार कहते हैं रेलगाड़ी छक छक करती रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रेलगाड़ी, मालिक मकान रेत की दुकान, आगे चली रेलगाड़ी छक छक करती रेलगाड़ी। राइट, थैंक यू सो मच। ये मेरे जो यंग फ्रेंड्स हैं उनके लिए था। तो ये जो है एक एग्जेजरेटेड इनके ना एक्शंस को जॉनी लीवर ऐसे लोगों ने, मैं और इकबाल ग्लेन सर बात कर रहे थे कि जो कॉमिक्स होते वो देवानंद और अशोक कुमार साहब को बड़े कॉमिक तरीके से उन्होंने पेश किया। और 80s के जनरेशन वाले जो हम लोग 80s में देखते थे, तो हमारे लिए एक वो मजाक बन के रह गए, है ना। तो पहले आते हैं कि अगर हम वो टेक्नीशियन थे, आप सबको पता ही होगा कि वो शशिधर मुखर्जी के साले साहब थे, तो वो काम करते थे वहाँ पे टेक्नीशियन। हाँ बिल्कुल, रेलगाड़ी छक छक करती रेलगाड़ी। तो इसलिए उनको ना बड़ा एक जो शूटिंग जोन होता है, आप में से जिन लोगों ने भी ऑडिशन दिया उनको पता होगा, एक शूटिंग जोन होता है जहाँ जिसके बाहर कैमरा लगे होते हैं, उसके अंदर आपको परफॉर्म करना होता है। तो उन्होंने उस चीज़ का ना हमेशा बहुत ही अच्छी तरह इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा और बहुत परफेक्टली। दूसरा उन्होंने क्या इस्तेमाल किया कि अगर आप देखें कि कोई भी प्रॉप उनके हाथ में, चाय की प्याली हो, कुछ भी हो, उस तरह से उसको पीते थे या देखते थे, ऐसा लगता है कि वो सच में चाय पी रहे हैं और वो पार्ट ऑफ द मूवमेंट है। जैसे अगर हम अफसाना पिक्चर की बात करें, जो पिक्चर बहुत चली थी और बहुत सुपर हिट हुई थी, उस अफसाना पिक्चर में जो जज अशोक कुमार होते हैं गोरखपुर वाले, उनकी बीवी उनको बहुत प्यार करती है और बहुत उनको मानती है, पर वो एक थोड़े से ना एक बहुत बड़े जज हैं, लॉयर हैं, तो उनको ना समझ नहीं आता वो किस तरह से उनके साथ पेश आएँ, मतलब प्यार का कैसे वो करे। तो उनका एक उसमें बहुत अच्छा डायलॉग है
वो कहते हैं कि तुम अगर मेरी मुकदमे में आ जाओगी, मेरे कोर्ट में आ जाओगी, तो मेरे ईमान डोल जाएगा। तो जिस तरह से वो उस चीज़ को कहते हैं ना, उस सीन को एक इतना ज़बरदस्त तरीके से कि एक नॉर्मल आदमी बोलेगा कि भाई तुम अगर किसी दिन मेरे यहाँ पे आ जाओगी और तुम मुजरिम के कटघरे में खड़ी होगी तो मैं कैसे इंसाफ कर पाऊँगा। और बाद में जब वो चमन बन के आते हैं और वो रिवेंज लेते हैं, उस रोल का ब्यूटी आप देखेंगे कि जैसे रियलिस्टिक क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि जब वो रिवेंज लेना चाहते हैं अपनी बीवी से जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, या अपने दोस्त से, तो 50% उनके अंदर एक टूटा हुआ इंसान है। 50% उनके अंदर एक ऐसा इंसान है जो अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इन दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, और 50% रिवेंज लेना चाहता है। तो एक ना जो कश्मकश उनके चेहरे पे, उनके बात पे, जब वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई चांदी के दाम गिर रहे हैं तो बेच दो, कहता हाँ मेरा भी नुकसान होगा, तो उस वक्त वो अपना नुकसान भी सोच रहे हैं और अपना रिवेंज भी, जो वो एक रिफ्लेक्शन है ना। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनकी शक्ल सूरत बहुत मामूली थी, ऐसे नहीं कि वो बहुत खूबसूरत थे, आवाज़ बहुत मामूली थी। उस पर एक ऐसा रिएक्शन वो देते थे ना, जो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हमारे कोई जान पहचान वाला, कोई हमारे आमने सामने घूमने वाला, राइट। मैं काइंडली इन सब चीज़ों का भी चैट को नहीं पढ़ूंगा, ज़्यादातर मैं अपनी जो बातें उनको लेके मैंने की है उस पर जाना चाहता हूँ पहले। दूसरा, एक उसी में अगर आप दास्तां देखें तो वहाँ पे, क्योंकि भाई राजेश खन्ना 15 हिट दे चुके थे और राजेश खन्ना बिल्कुल आगे ऊपर आ गए थे, और ऑब्वियसली सबके ये रिटायर हो गए थे सारे जो वो थे विलन। हाँ जी बिल्कुल एक्सेलेंट, ज्वेल थीफ में, ज्वेल थीफ में आता हूँ इसके बाद। तो इसलिए दिलीप कुमार साहब ने जो वो रोल्स किए ना, दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों दिलीप कुमार ही थे, है ना। तो वहाँ पे वो पिक्चर मात खा गई। कई बार होता है ना, आप देखते हैं क्रिकेटिंग पार्लेंस में ना, जब फास्ट बॉलर बूढ़ा हो जाता है तो वो नो बॉल ज़्यादा करता है, क्योंकि वो क्रीज से आगे निकल के तेज़ बॉल डालने की कोशिश करता है। तो वहीं पे दिलीप साहब मार खा गए। तो वही फ़र्क था अफसाना में और दिलीप साहब के दास्तान में। दूसरा, सर ने बहुत अच्छी बात बताई, ज्वेल थीफ। ज्वेल थीफ में एक सीन है जब देवानंद को मिलते हैं और ये चाकू उठाते हैं उनको मारने के लिए, और उनके हाथ पकड़ लेते हैं लोग। तो कैसे वो कहते हैं ना, हाथ छोड़ो मुझे, नहीं हाथ छोड़ो। अच्छा, वो चाकू फेंकते हैं ना, कहते अब तो छोड़ो। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं तो ये लोगों का रिएक्शन होता है। गोल्डी साहब बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर थे, पर अशोक कुमार साहब के साथ एक बहुत बड़ी बात यह है कि ना कभी उनको महबूब खान ने कास्ट किया, ना कभी उनको राज कपूर ने कास्ट किया, ना कभी उसको बिमल रॉय ने जो रोल दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, पर कम रोल था बंदिनी में। तो उनको कभी बड़े, जैसे हम लोग पिछले बार मिथुन चक्रवर्ती की बात कर रहे थे, तो उनको कभी बड़े डायरेक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो खुद इतने अजीम शाहकार वाले अदाकार थे कि एक ऐसे ज़बरदस्त अदाकार की मैं आज तैयारी करते हुए मैं इतना टेंशन में था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शुरू करूं। और इतने पिक्चरें देखने के बाद, जिसके लिए ग्लेन सर का भी मैं बहुत आभारी हूं। लाइक दूसरा, मेरी सूरत तेरी आँखें। अगर आप मेरी सूरत तेरी आँखें देखें, एक इंसान अपने मुंह को इतना भयानक काला बना के, और सामने के 2 दांत है और अंदर के 2 दांत नहीं है, उसमें वो अदाकारी कर रहे हैं। क्या कॉन्फिडेंस है उस आदमी को अपने ऊपर। जितने आजकल के सुपरस्टार्स तो बहुत दूर की बात है, मैं तो कह रहा हूँ राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब इमेज कॉन्शियस है, कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप वो पिक्चर को देखें तो आपको पता चलेगा कि एक आदमी इतना बदसूरत, इतना भयानक, और जो वो गाना गाता ना, नाचे मन मोरा चनक ना तीनी तेनी नाचे, मतलब वो जो उसके एक्सप्रेशंस है, जिसमें आपको एक्सप्रेशन नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो इतना काला है, ब्लैक एंड वाइट ज़माने में वो इतना काला है। हाँ जी भावना जी, बहुत ही वो जन्मजात अभिनेता थे। और दूसरी मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो 3 लोग एक टाइम पे आए, यूसुफ साहब, उत्तम कुमार और ब्रांडो, राइट। तो उन्होंने एक ऐसी एक्टिंग लाया अपने साथ। उसके पहले बहुत लाउड एक्टिंग हुआ करता था, शोराब मोदी साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब के ना, जो ऐसे मतलब गर्जना टाइप की एक्टिंग होती है, यहाँ सटिलिटी बहुत कम था, चंद्रमोहन वगैरह। सहगल साहब तो एक सिंगिंग एक्टर थे, तो उनकी अलग वो थी। इधर अगर आप अशोक कुमार साहब को देखें, वो एक्टिंग करती नहीं थी, वो सो नेचुरल, तो उनको कॉपी आप नहीं कर सकते, ठीक है। मैं 3 लोगों को इसी बात पे, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात पे, 3 लोगों को मैं एक तरीके का मानता हूँ। वो 3 लोग हैं मोतीलाल साहब, प्राण साहब और अशोक कुमार।
इन लोगों ने हर तरह की मूवी की और हर तरह की मूवी पे ये इस तरह से छाए कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता कौन हीरो है और कौन हीरोइन है। दूसरा इनके मैं बताता हूँ कि एक मीना कुमारी जी जो एक लेजेंडरी एक्ट्रेस है, जो ट्रेजेडी क्वीन मानी जाती थी, उनके साथ इनके 20 पिक्चर, उनमें भीगी रात, बहू बेगम, चंद्रलेखा, एक से बढ़कर एक। और जहाँ पे वो लास्ट सीन में ऐसे वो कमाल करके गए, और लास्ट सीन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये रास्ते हैं प्यार के हुए देखें, एक 7 मिनट का क्लिप है इनका और मोतीलाल साहब का। जो एक्टिंग है, मोतीलाल साहब के साथ ये एक्टिंग कर रहे हैं, कोई कहेगा नहीं कि एक्टिंग है। पर उसके पहले मैं इन तीनों पे आता हूँ कि मोतीलाल साहब और अशोक कुमार साहब में थोड़ा सा मैं इसलिए कंपैरिजन करना चाहता हूँ। भाई मोतीलाल साहब बहुत जल्दी गुजर गए 1965 में, 55 साल की उम्र में। पर मोतीलाल साहब ने बहुत रईस घराने से थे, बहुत उन्होंने अच्छी ज़िंदगी जी, अच्छे स्कूल में पढ़े, उनके फादर बहुत आला दर्जे के थे। तो एक उनके आँखों में ना आपको एक चमक दिखेगा कि जैसे दुनिया में सब कुछ नश्वर है। अगर आप मोतीलाल जी के आँखों में देखें, चाहे वो कोई भी रोल करे, ज़िंदगी ख्वाब है, ख्वाब में सच है क्या, अगर ये भी देख लीजिए, या मिस्टर संपत देख लीजिए, कोई भी, उनकी आँखों में ना एक काइंड ऑफ विट और ह्यूमर है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अशोक कुमार की आंखों में नहीं है, इसलिए अशोक कुमार और नेचुरल लगते हैं मुझे। ये अशोक कुमार को आप देख के अगर आपको लगेगा कि वो मेरा कोई घर पे मेरे दादाजी है, हाय गोपाल जी फॉर जॉइनिंग, मेरे दादाजी हैं, मेरे बड़े चाचा हैं, मेरे घर के कोई हैं, इसीलिए वो अशोक कुमार हैं। दूसरी बात, अशोक कुमार जी की बहुत, जो हम बात कर रहे हैं, ज्वेल थीफ में और एक सीन है, कुलीन जी जैसे बता रहे थे, वो शेव करते हुए आते देवानंद के सामने, आप कहते पता नहीं शालू कहाँ चली गई है और शालू मिल नहीं रही। ठीक है, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कैमरे में अपना पीठ दिखाना नहीं चाहते, माथे के पीछे दिखाना नहीं चाहते। एक बार मैं और ग्लेन सर बात कर रहे थे, मूवी अफसाना, आपके पीछे कैमरा है और आप अपने कंधे पीछे से आप एक्टिंग कर रहे हो, वो इंसान है अशोक कुमार। और मेरे कहने से वो नहीं है, वो आप देख के बता सकते हो। अशोक कुमार साहब वॉज एबल टू स्टिल एक्ट। सर बात एक्ट की नहीं है, उनकी तरह कोई कुछ कर ही नहीं सकता, उनकी तरह कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आप अफसाना पिक्चर देखें 1967, प्रदीप कुमार के साथ हैं, तो जो शुरू में आते हैं कैमरा उनके पीछे है और वो हिलते डुलते आते हैं, उनका चेहरा नहीं दिखाया जा रहा है, पर वो जो हिलना डुलना और वो है, वो भी कैमरा को इमोट कर रहा है, वो है एक सेंस। एक दूसरी बात पे जाना चाहता हूँ, बिल्कुल यहाँ से जंप करके, और जंप करके इसलिए जाना चाहता हूँ, उसके पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगली बार लाइव 6:30 बजे होगा, क्योंकि IPL का वक्त है, मैं नहीं चाहता मेरे कारण आप लोगों का IPL रुके। 6:30 बजे मंगलवार को होगा, और अगली बार होगा मेरे बहुत पसंदीदा डायरेक्टर ब्रिज साहब की पिक्चरों के बारे में। तो इस बार एक आर्टिस्ट नहीं, ब्रिज साहब की कई सारी पिक्चरें डिस्कस होगी। राइट, अब शौकीन देख लीजिए, यही रोल अमिताभ बच्चन ने भी किया निशब्द पिक्चर में जिया खान के साथ, धर्मेंद्र ने भी किया यमला पगला दीवाना में, दोनों फूहर लगे। राजेश खन्ना ने भी किया कुछ जाना ना दिल से दूर, कुछ ऐसे, मतलब जहाँ पे तीनों इतने फूहर लगे कि जहाँ वो 60+ और एक छोटी मतलब 18-20 साल की लड़कियों के प्रति लस्ट करते हुए। वही अगर आप शौकीन में अशोक कुमार को देखेंगे क्या ज़बरदस्त, एक रूम में खाली वो हैं और कोई नहीं है, और वो क्या बात करे कि मैं सिगरेट पीऊँ कि ना पीऊँ। अच्छा, ये सिगरेट पीने से क्या होगा, और डॉक्टर ने मना किया और मैं ये आधी सिगरेट पीता हूँ। आप कभी सिगरेट पैकेट को फेंक रहे हैं, कभी कहते अच्छा, वो एक लड़की दिख जाती है उसको, फिर वो कहता अच्छा थोड़ी सी शराब पी लूँ। एक पूरे रूम में वो अकेले हैं और कोई नहीं है। ठीक है, तो वो एक जो अपने साथ वो लाते हैं ना, एक सोबरिटी, वो आप देखिए, एक इंसान जो 60 साल के ऊपर है, एक 20 साल की लड़की की तरफ लस्ट रखते हुए भी वो चीप नहीं लग रहा है, वो गंदा नहीं लग रहा है, वो उस लड़की को देख के खुश है और वो सिगरेट पीना चाहता है। उस वक्त वो शराब पी के अपने आप को जवान, फिर से मैं जवान हूँ, वो बताना चाहता है। दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन, दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ दिस एक्टिंग। ठीक है, इतने ज़बरदस्त। मेरे 3-4 मूवीज़ में सोच के आया था कि मैं 3-4 मूवीज़ पे ज़्यादा बात करूँगा, पर ऐसी पिक्चरें मैंने देखी, और मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ जो बाद में जुड़े हैं, कि मैं ये 4 दिन में 16-17 पिक्चरें देखी, और मैं 2-4 बार मैं रो ही पड़ा उनकी अदाकारी देखकर। चलती का नाम गाड़ी,
बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे पम पम पम। अब उस पिक्चर में अगर आप देखें, एक कॉमेडी पिक्चर है, सब जानते हैं, सारे मजाकिया रोल है। उस पिक्चर में ये मधुबाला से मिलने जाते हैं कि भाई तुम किशोर कुमार का पीछा छोड़ दो, ठीक है, मनमोहन का। अब इसमें देखिए मज़ेदार बात, यहाँ के उनके बाल सब खड़े हैं, ठीक है, यहाँ के उनके बाल सब खड़े हैं ऐसे करके। और ज़िंदगी में पहली बार एक लड़की से, शायद 10 साल बाद एक लड़की से बात करने जा रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे करें, देखो वो मेरा छोटा भाई है, अच्छा रुक जाओ, देखो तुम उस हमारे बीच में बताओ, तुम फिर बोली। तो एक जो ज़बरदस्तपन है ना कि एक आदमी ऑकवर्ड है एक लड़की के सामने, उसके लिए ये मायना नहीं रखता कि भाई मधुबाला कितनी खूबसूरत है। और उसी मधुबाला के साथ उसी सन में उन्होंने हावड़ा ब्रिज भी किया, आइए मेहरबान बैठिए जाने जा। पर उसके सामने जैसे ये देखिए अब बाल, एक एक्टर जा रहा है, उसके सारे बाल ऐसे खड़े हैं, और एक वो मफलर लेके जब उसको कहते हैं कि भाई मैं नहीं चाहता तुम इसके दिल तोड़ो, ठीक है, और फिर जब वो रोने लगती है तो वो उसी मफलर से उसको पूछने जाते हैं। उसको ये भी नहीं पता कि इतनी बड़ी लड़की है, उसको मैं पूछ नहीं सकता, तो फिर वो रुक जाते हैं, फिर मधुबाला को हाथ में पकड़ाते हैं और फिर कहते हैं जाते हुए, एक यस कहते हुए कि अच्छा जो मर्जी करो। मतलब एक पूरे पिक्चर में जहाँ इतना कॉमेडी है और इतना कुछ है, वो अपने उस 3 मिनट में वो अपना वो कमाल दिखा देते हैं, ठीक है, वो कमाल देते हैं। जैसे मैं पिछले बार एक बार अमिताभ बच्चन वाली में बात हो रही थी कि भाई कादिर खान साहब ने कहा कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को हंसना रोना सिखाया, जो भी हो, तो भाई उनकी इस पिक्चर का नकल किया उन्होंने, इस पिक्चर के रोल का, शतरंज का। दूसरा क्या, दो फूल, जो महमूद और इसमें, ठीक है, उन्होंने नकल किया। भाई मतलब उसमें भी तो अशोक कुमार ने जो महमूद और विनोद मेहरा के फादर बने थे, ठीक है। जैसे एक अजीब बात और आप देखिए, माला सिन्हा के साथ, माला सिन्हा उनकी बेटी बनी, माला सिन्हा उनकी वाइफ बनी गुमराह में, ठीक है। माला सिन्हा के साथ कई सारे उन्होंने, कंगन में भी आई थिंक माला सिन्हा के साथ उनकी शादी हो जाती है। सिमिलरली शर्मिला टैगोर, थैंक यू सो मच मैम। मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मुझे इस बात का मतलब मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग जो जानकार लोग हैं उनको ये अच्छा लगे, क्योंकि मैं ये मेहनत इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई चीप बातें करूँ, गॉसिप करूँ, कौन किसके साथ अफेयर था वो करूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग भूल गए हैं, जिन लोगों को हम लाते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जर्नलिस्टिक एजेंडा है, तो मैं चाहता हूँ वो लोग और उनके काम बाहर आए, राइट। इस पर आते हैं फिर से। अब अशोक कुमार साहब का आप देखें, मुझे जो पसंद है, और मैं 30 साल पहले ये मूवी देखा था और आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और वो है बहू बेगम। मतलब आप कितने बड़े अदाकार हो सकते हैं जहाँ लास्ट सीन में मीना कुमारी और प्रदीप कुमार के बीच बातें हो रही हैं, आप एक पिलर के पीछे, आपका सिर्फ इतना सा मुँह दिख रहा है, इतना सा मुँह दिख रहा है, और आप कुछ कह नहीं रहे, आप सिर्फ ऐसे बैठे, ऐसे सुन रहे उनकी बातें, और आपकी आंखों में 2 बूंद आंसू है, और आप सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम क्यों कुर्बानी दोगी बहू बेगम, हम देंगे। मतलब वो जो एक्टिंग है ना, जहाँ आपकी पूरी बॉडी हिडन है पिलर में, आपका सिर्फ इतना दिख रहा है, इतना सा दिख रहा है, टोपी है, और यहाँ पे आपके 2 आंसू है, और आप कह रहे तुम क्यों हम पे कुर्बान होगी, हम कुर्बानी देंगे। वो होता है एक्टिंग, वो है ज़बरदस्त एक्टिंग। देखिए हम लोग मामूली लोग हैं, 2 कौड़ी के ऑडियंस है, हमारे लिए ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और हाईएस्ट ग्रॉसर कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए वो मायने रखता है कि जो वो 2 सेकंड वाले रोल पे हमारे दिल को छू ले। थैंक यू विशाल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू प्राची। दूसरा सेम सीन अगर आप देखें राखी पिक्चर में, जब ये आते हैं इनके एक उनमें बहुत बड़ी बात क्या है, ज़बरदस्त बात क्या है, और एज ए स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग, हाँ मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि 3 लाइन अगर एक सीन में है, 3 लाइन, पहले लाइन में वो मुस्कुराएंगे, दूसरे में वो गुस्सा होंगे, तीसरे में वो अफसोस कर लेंगे। एक शॉट में 3 लाइन में तीनों चीज़ करने वाला अशोक कुमार है। जैसे राखी पिक्चर, ये भी इकबाल ग्लेन कादिर सर के लिए मैं कहना चाहता हूँ। 2 भाई पे आता हूँ, 2 भाई पे आऊँगा और भाई भाई पे भी आऊँगा। उसमें हाय विशाल, थैंक यू सो मच। अब उसमें राखी में वो अपनी शादी तय करके आते हैं, बहन की और अपनी भी, खुश हैं, और आके पूछते हैं कि कहाँ है मेरी बहन, कहाँ है, तो कहते वो बाहर है। आई थिंक राधा नाम होते हैं वहीदा जी की, ठीक है। कहते बाहर क्या कर रही है, कंसर्न। कहते वो किसी के साथ है, तो कहते किसके साथ हैं, नहीं अजय बाबू के साथ है। तो वो गुस्सा आ जाता है,
हाँ, गुस्सा आ जाता है और वो अजय बाबू को मारना चाहते हैं, पिस्तौल लेके जाते हैं और वहाँ देखते कि उनकी बहन और उनके बारे में कितना उसके विचार ऊपर है। और वो प्रदीप कुमार को कहते कि भाई अगर तुम अपने मेरे भाई से माफ़ी मंगवाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी पैर पकड़ती हूँ, अगर उसको नीचा दिखाना चाहते हो तो मैं छोड़ के जाती हूँ तुम्हें, हाय सिद्धार्थ। तो उस वक्त ना वो उनका कोई एक्सप्रेशन नहीं है, उनके यहाँ से सिर्फ आंसू निकल रहे हैं और वो सुन रहे हैं। ये है अदाकारी। अदाकारी किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि आप 2.5 घंटे के पिक्चर में आप 2 घंटे स्क्रीन पे आए तो आप अदाकार हैं। जो ये सोचते हैं तो उनके लिए मेरा कहना है कि भाई गधे काबुल में भी मिलते हैं, ठीक है, खाली हिंदुस्तान में नहीं मिलते, काबुल में भी मिलते हैं। तो वो अदाकारी आप देखिए जहाँ ये दोनों लोग बात कर रहे हैं, उनका कोई सीन नहीं है, उनकी आंखों से ऐसे आंसू निकल रहे हैं, ठीक है। उनकी जो एक्सप्रेशन है वो हर एक बात पे, जब एक इंसान आता है गुस्से में कि भाई तुम मेरी बहन से बात कर रहे हो रात के 10 बजे, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, आके रुक जाते हैं सुन के कि उनकी बहन के उनके बारे में क्या हाई ओपिनियन है और वो उसको नहीं छोड़ सकते। तो एक बहन के लिए प्यार, और तीसरा उसी वक्त अपने लिए अफसोस कि भाई मैं अपने बहन की वो शादी नहीं करने दे रहा हूँ। एक ही सीन में 3 एक्सप्रेशन देने वाले 3 सेंटेंस में अशोक कुमार साहब। उसी तरह उसी पिक्चर में 2 बार वो अपने होने वाले बहनों को मारते हैं, और ऐसे नहीं मारते कि जानबूझ के सोच समझ के, एक रिफ्लेक्स एक्शन में मारते और मार के कहते मुझे माफ़ कर दो तुम अजय, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तो ये जो ज़बरदस्त एक एक्टिंग है ना, ये एक्टिंग पता क्यों है? क्योंकि वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, उन्होंने उस किरदार को घोंट के पी गए। जैसे अगर आप गृहस्थी पिक्चर देखें जहाँ वो अपने बीवी को बहुत प्यार करते, उनकी 5-6 बेटियाँ हैं और फिर उनका किसी और के साथ अफेयर है या कुछ है, ठीक है, उसमें भी जब वो उस चीज़ को सामने लाते हैं तो वो विलन नहीं लगते। एक ज़बरदस्त बात उनमें ये है कि वो विलन नहीं लगते, उस वक्त भी वो ऐसा लगता है कि ठीक है एक इंसान की मजबूरी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करें या मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उस इंसान ने अपने किरदार को हमेशा से किरदार में रखा। इस बात को समझे, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, जिनकी भी हम बातें करते हैं ना, वो सब अपने को ऊपर रख के किरदार उनके हिसाब से बना, उनके जो स्टारडम है उनके स्टारडम के हिसाब से किरदार बना। अशोक कुमार अकेले इंसान है उस लेवल के या उससे बड़े लेवल के जो कभी भी खुद को किरदार से बड़े नहीं करने गए, और क्योंकि वो हमेशा किरदार को ऊपर रखा और खुद को नीचे रखा, तब भी आज हम उनकी बात कर रहे हैं उनके गुजर जाने के 20 साल बाद। अब भीगी रात को अगर आप ले लें, भीगी रात पिक्चर में मतलब एक ऐसा ज़बरदस्त कश्मकश है एक इंसान के पास जिसे पता है मैं जिसे प्यार करता हूँ वो किसी और से प्यार करती है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। फिर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें वो उनके लिए दुनिया से लड़ जाते हैं और ना चाहते हुए भी कहते कि ठीक है मैं इससे शादी करने वाला हूँ। और ये बातें, ये टकरार करके जब वो घर आते हैं, मीना कुमारी से उनकी फिर टकरार हो जाती है। मीना कुमारी कहती है कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, और इधर उधर की इमोशनल बातें। तो थैंक यू सो मच महनूर। तो उस वक्त ना एक इंसान का जो आपने ज़िंदगी में अगर किसी से प्यार किया हो और आपने ज़िंदगी में उस प्यार करके आपने खोया हो तो आप भी वो चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने किया है ज़िंदगी में और मैंने खोया है, तो मैं इसलिए उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि एक इंसान के ऊपर कितना उसके चेहरे पे, उसकी आंखों पे कैसे वो आते हैं कि भाई आप जिसको प्यार नहीं करते, आपको पता वो किसी और से प्यार करती, उसके साथ आप फिर भी शादी कर रहे हैं उसको बचाने के लिए, और वो आपको कुछ ना कुछ और कह रही है और आपको पता नहीं कि आप किस किस से लड़े, ज़माने से लड़े या घर पे लड़े, ठीक है। और जब वो आ जाते हैं, प्रदीप कुमार आ जाते हैं, वो बहुत ही फेमस गाना है दिल जो ना कह सका, और जब अनाउंस करने वाला होता है ना नाम, तो वो हाथ से लेके कहते अजय। उस वक्त जो वो एक डिग्निटी दिखाते हैं ना, वो एक डिग्निटी दिखाते हैं और सीढ़ी से उतरते हुए सबको कहते हैं जो पार्टी में आए कि भाई आप लोग चुप क्यों हैं, आप लोग गाना गाइए। भाई जो ऑर्केस्ट्रा वाले उनको कहते हैं कि गाना गाइए, म्यूज़िक चलाइए, और जिस तरह से वो निकल जाते हैं उस वक्त जिसे कहते हैं ना विथ हेड हेल्ड हाई, वो ज़बरदस्त तरीका सिर्फ मैंने दिलीप कुमार में देखा, जहाँ पे उनका अहम रोल नहीं है, उनका ट्यूटोरियल रोल नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है, पर वो सीन को ले जाते अपने साथ। बहू बेगम ये। अब तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था, ठीक है, मतलब इतना छोटा था कि मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी, तब मैंने इनका विक्टोरिया 203 पहली बार देखा था।
तो उसमें एक बहुत मज़ेदार सीन है कि इन दोनों को बांध देते हैं मोटर बोट में, और प्राण साहब इनका काट देते हैं रस्सी दांतों से, ये शराब की बोतल तोड़कर। ठीक है, अब ये इतने पियक्कर और मस्त आदमी होते हैं, जब वो उनका हाथ खुल जाता है फिर वो बोतल को ना ऐसे मुंह में लेके काटने जाते हैं। तो प्राण कहता है कि भाई ये क्या कर रहा है, हाथ से खोल। कहता हाँ हाँ ये तो ठीक है, ठीक है। तो मैं इतना छोटा था, मुझे समझ नहीं आता, तो मैंने किसी से पूछा था इसमें गलत क्या है। कहते उसका हाथ खुला हुआ है। उसी टाइम पे अगर आप देखें सत्यकाम, जो यश अगर है तो यश, मैं सत्यकाम को इसलिए बचा के रखा था क्योंकि सत्यकाम एक ऐसा ज़बरदस्त रोल है। धर्मेंद्र मेरे लिए भगवान समान है, धर्मेंद्र का ये बेस्ट रोल है। पर पिछले लास्ट के 10 मिनट में सबको खा गए अशोक कुमार। और कैसे खा गए, जब वो आते हैं ना, वो आते हैं और आके धर्मेंद्र, जब कैंसर है वो बात नहीं कर सकते, उनको क्या कहा उन्होंने, मुझे पता था कि तू मुझसे लड़ना चाहता है और इसलिए देख मैं इस वक्त आया हूँ जब तुम मेरे बातों का जवाब नहीं दे सकता। एक ऐसा मैंने पीड़ा लेकर वो बोलते हैं इस चीज़ को, एक ऐसे बड़े होकर ऐसे पीड़ा लेके बोलते हैं कि जैसे आपको पता है वो जी नहीं सकता। जैसे यही रोल अमिताभ बच्चन ने सरकार में, एक सीन ऐसा था, थैंक यू नमिता जी फॉर ज्वाइनिंग, पर वो जिस पीड़ा से बोलते हैं ना कि मुझे पता था कि मैं तुझसे लड़ने आया हूँ और मुझे पता तू भी बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुझसे अब लड़ने आया हूँ। तो कैसे वो उस आने वाली मौत को, आने वाली तकलीफ़ को एक बड़े की तरह संभालते हैं। दूसरा जो सबसे ज़बरदस्त सीन है कि जब वो जाने वाले होते हैं तो वो कहते कि ये सत्यप्रिय का मैं मुखाग्नि करूँगा। तो संजीव कुमार के घर में जो नौकर थे वो कहता आप क्यों करेंगे, बाबुल के होते हुए, जो सारिका, बेबी सारिका उनका बेटा बनी है, आशा शर्मिला की। तो वो ना, क्योंकि जब हम झूठ बोलते तो हम लोगों से नज़र नहीं मिलाते, तो उस सीन में देखेंगे वो मुंह ऐसा करके बोलते नहीं ये तो भी बच्चा है। मतलब जो आदमी ज़िंदगी भर सत्य बोला हो, जिसके लिए सत्य ना कहना ही एक अधर्म हो, वो ऐसे मुंह ऐसे करके बोलता है। तो वो छोटी बच्ची आके, सारिका आके कहते नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। तो ना उनके आप एक्सप्रेशन देखना, वो कहते तुम इधर आओ, तुम्हें ये बातें किसने बोला। कहते हैं तुम्हारी माँ ने कहा ये बातें। तो एक जो सरप्राइज़ है ना उनके आँखों में, जब वो कहते कि सत्य कहना अभिमान नहीं। हम लोग ज़िंदगी भर अपने कुल को सोचते थे कि हमारा सत्य कहना एक अभिमान है। आज एक मामूली सी लड़की ने, एक ऐसी लड़की ने जिसको हम बाज़ारी कहते हैं, जिसको हम छोटे जात की कहते हैं, उसने मेरे ज़िंदगी भर के अभिमान को तोड़ दिया। वो जो उनकी आँखों में आप वो एक्सप्रेशन देखेंगे ना, वो एक उस लेवल का इंसान ही कर सकता है। ठीक है, अगर 10 मिनट के रोल में आप पूरे पिक्चर, और मैं कह रहा हूँ वो जिसके लिए धर्मेंद्र सब कुछ है, वो 10 मिनट के लिए मैं वो पिक्चर देखता हूँ। वो 10 मिनट में फिर जब ये शर्मिला आके उनके पैरों को छूती है तो वो कहती चल बेटी चल, गाड़ी नहीं पकड़ना। वो जो सीन है ना, एक बाप, एक दादा ही कर सकता है उस सीन को। इतने ज़बरदस्त उस सीन पे वो निकल के आते हैं। अब उसके साथ एक दूसरा, उसी शर्मिला के साथ, शर्मिला टैगोर उनकी स्टूडेंट सफ़र पिक्चर में, और वो एक प्रोफेसर। अब क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ 7 साल, तो मैं एक चीज़ जानता हूँ, आप पढ़ा रहे हैं बोर्ड में और कोई लड़का वहाँ पे कुछ और कर रहा है तो आप कितने इरिटेट होते हैं। जब सफ़र पिक्चर में वो वाला सीन देखेंगे, जब राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर की वो बना रहे हैं स्केच, और वो ऐसे इरिटेट होकर कहता अविनाश क्या है तुम्हारे हाथ में। तो एक ही इंसान और एक ही टाइम फ्रेम में बनी ये पिक्चरें हैं। विक्टोरिया 203 72 का रिलीज़ है, सफ़र 70 का रिलीज़ है, 69 का सत्यकाम है, और आशीर्वाद है। तो एक ऐसी अदाकारी जो इंसान कर सकता है ना, वो ही सच्चा अदाकार है। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारे देश में ना एक ऑब्सेशन है, ठीक है। ऑब्सेशन क्या है कि हम जैसे जो इंसान प्यार करके मर जाए और उसके साथ बुरा हो, जैसे देवदास, 30 बार देवदास पिक्चर बनी है सारे लैंग्वेज में, राइट। पर देवदासी शरद चंद्र चटर्जी नहीं है, उनका अभय श्रीकांत, अभय और श्रीकांत बोल के है, राजलक्ष्मी और श्रीकांत बोल के हैं। तो उसको उतनी तवज्जो क्यों नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे जितने एक कैरेक्टर जो प्यार करके गुजर जाता है, प्यार करके अपने आप को बर्बाद कर देता है, वो एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों को अपील करता है। ठीक है, मैं इसको नेगेटिव कैरेक्टर नहीं बोलूँगा, मैं इसको सेल्फ किलिंग भी नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा ये हमारे एक है, समाज का एक रीत है कि जो लोग ऐसा करते हैं। पर उसी कैरेक्टर को अगर आप देखें, उसी संदर्भ में अगर देखें,
तो मैं कहता हूँ भाई भीगी रात इक्वली बराबर का एक्टिंग है, या बहू बेगम जहाँ पे उनको पता है कि गलती से, हाय आशीष, उनको पता है कि ये जो डोली, खाली डोली आई थी उनके घर तक, ठीक है। सिमिलरली अब पाकीज़ा में देखिए, पाकीज़ा में जो उनका इंट्रोडक्शन सीन है, जब वीना आती है नीचे, कहती कि हाँ भाई आपकी बेटी है, आप ले जाइए, पर आप दिन दहाड़े तो ले जा नहीं सकते। तो वो जो आँखों में ना एक एरिस्टोक्रेसी है, उस एरिस्टोक्रेसी से वो बाहर नहीं आ सकते। जो सिमिलर थिंग आप शराफत में देखेंगे कि शराफत में उनको, वो चाहते कि धर्मेंद्र मेरी बेटी से शादी करे, पर धर्मेंद्र शादी करना चाहते हैं एक तवाइफ से जो उनकी बेटी ही है, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी। तो ये जो एक उधेड़बुन है ना, एक उधेड़बुन अपने कैरेक्टर में, एक अपने कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ नहीं करते वो, ये बात बहुत ज़रूरी है हम सबका समझना। अशोक कुमार जी ने कभी भी अपने कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ नहीं किया, पर वो कैरेक्टर में ऐसी एक्टिंग करते थे कि वो छाप छोड़ जाते थे। अब मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, दुनिया पिक्चर जो मेरी बहुत ही पसंदीदा पिक्चर है, ठीक है। उस दुनिया पिक्चर में 2-3 सीन्स हैं जहाँ पे बचपन में देखा था कि समझ आया कि भाई वो अशोक कुमार क्यों है। एक सीन है जब ऋषि कपूर फूल भेजते हैं अमृता सिंह के लिए, उसी वक्त ये दिलीप कुमार और अशोक कुमार घुसते हैं। तो पूरा जो कन्वर्सेशन है अमृता सिंह और दिलीप कुमार के बीच में है, और अशोक कुमार वहाँ खड़े हैं, वो ऐसे उठाते हैं और वो देखते हैं कार्ड में क्या लिखा हुआ है, मुस्कुराते हैं और जेब में डालते हैं, ठीक है। तो दिलीप कुमार पूछते हैं क्या है ये, कहते कुछ नहीं। फिर अमृता सिंह पूछने आती कि मेरा कुछ कार्ड वार्ड, कहते ये लो, और वो एक मुस्कुराते हैं ना, एक वो सीन में जहाँ उनका कोई डायलॉग नहीं, जहाँ कुछ नहीं, वो छा जाते। आइए मेहरबान, आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा। इस पिक्चर में भी आप देखिए, वो 48 साल के थे, मधुबाला आई थिंक 28 साल की थी, पर जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कैरी किया। सिमिलरली एक हॉलीवुड के एक्टर हैं हम्फ्री बोगर्ट, बहुत फेमस, या पॉल मूनी, इनकी अगर आप एक्टिंग देखें और अशोक कुमार की एक्टिंग देखें, एट पार है, ठीक है। अब गृहस्थी पिक्चर मैंने बात कर रखा है, मेहरबान, ऐसे बहुत सारी पिक्चरें हैं, दुनिया वाटे मूवी, बिल्कुल। अशोक कुमार जी के साथ और एक आप देखेंगे कि इनके जो ये कंधे थे ना, थोड़े बड़े थे, क्योंकि वो बॉक्सिंग करते थे वो भी, तो ये थोड़े बड़े थे। तो हमेशा जब कोई ऐसे वाला सीन हो ना, तो वो बिल्कुल ऐसे लेके आते थे, ठीक है, ऐसे 3 इक्के थे, 3 दिए नहीं थे, 3 इक्के थे। प्राण साहब, प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी 3 इक्के थे, तो वो ऐसे करके लाता। अगर आप विक्टोरिया नंबर 203 देखें, चोरी मेरा काम का जो वो सीन है, मुझे लगता है आप वो कहना ही चाहिए कि वो जब कहते हैं कि गाड़ी चलाओ और मेरे आँखों में पट्टी बांध दो, तो ज़ीनत अमान कहती तो आप रास्ता कैसे बताओगे, कहता बात मत करो, पट्टी बांध दो। और फिर वो अपना पल्स लेने लगते हैं और कहता अब 50-40 के स्पीड में चलाना, फिर कहता आप 60 कर दो, फिर कहता बाएँ मुड़ो। मतलब आप देखो, एक इंसान, एक बड़ा एक्टर, आँखों में पट्टी, ठीक है, एक बहुत ही हॉरिबल सा वीक, फिर भी वो स्क्रीन पे ऐसे छा जाता है, उस सीन पे ऐसे छा जाता है, बिकॉज कभी भी आपको नहीं लगेगा वो एक्टिंग कर रहा है। ये जो एक ज़बरदस्त चीज़ है ना अशोक कुमार साहब में, ये जो एक ज़बरदस्त चीज़ है कि कभी भी उनको देख के जब वो बात करेंगे ना, बहुत, मैं एक अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ। अगेन मैं कंपैरिजन पे जाऊँगा, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, आप देखेंगे जब इनके फेस पे क्लोजअप होता था तो इनके जो भी एक्सप्रेशंस होते थे ना, वो बहुत ज़बरदस्त दिखाने की कोशिश किया जाता था। अगर आप अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं तो वो इंटेंसिटी उनके फेस पे, राजेश खन्ना को देख रहे हैं तो लगेगा कि भाई इससे मासूम और रोमांटिक इंसान कोई हो नहीं सकता। दिलीप कुमार के अगर फेस पे आप कैमरा लगाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे कि जैसे बहुत ही ज़हन इंसान है। मान गए उस्ताद, थैंक यू सो मच, वो उस्ताद ही हैं तो उनको मानना ही चाहिए। पर अशोक कुमार ने कभी इस बात की परवाह नहीं की। उनके चेहरे को उन्होंने हमेशा, क्योंकि उनका बहुत साधारण सा चेहरा था, उस साधारण सा चेहरे को उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया अपने भौवे से, ठीक है, अपने भौवे से। आप देखेंगे उनकी ये भौवे और उनका ये जो माथा था ऐसे स्लांटेड था ना, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया किसी भी उसमें। जब वो मतलब सोच रहे हैं तो इसको ऊपर नीचे करके ना, ही विल गिव ए, जैसे अब मिले पिक्चर आप देखें, ठीक है, मिले पिक्चर में जब वो गाना है ना, बड़ी सुनी सुनी है, तो जया बच्चन पूछती है कि भाई ये गाना कौन गा रहा है, रेडियो में गाना आ रहा है, तो वो कैसे फटाक से बोलते, क्यों, ऑल इंडिया रेडियो तेरा बाप का है कि अभी तक गाना बज रहा होगा। तो वो जिस तरीके से बोलते ना, वो आपने और हमने सब ने अपने घर पे सुना होगा। पर
उस चीज़ को कैमरे में वो जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए वो अशोक कुमार हैं और इसीलिए वो इतने ज़बरदस्त एक्टर हैं, इसलिए उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ठीक है। दूसरा जो मैं कह रहा था कि अशोक कुमार के आप ये रास्ते हैं प्यार के, उसमें कोर्ट रूम सीन है, तो उसमें आप देखेंगे वो जिस तरह से बैठे हुए हैं, एक वकील जो शायद अपना केस हार जाए या जिसके पास कुछ कहने को नहीं है अपने मुवक्किल को बचाने के लिए, उस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं। और थर्ड बात एक मैं कहना चाहता हूँ कि वो ऐसे वो हमेशा अगर विलन के रोल भी उन्होंने किया, ठीक है, थैंक यू सो मच सुनील शर्मा जी, थैंक यू सो मच, ग्रेटफुल। अगर उन्होंने विलन का किरदार भी किया तो उसको इस सोफिस्टिकेशन से किया। जैसे ज्वेल थीफ की बात कुलीन सर कह रहे थे, ज्वेल थीफ में जब वो पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि भाई व्हाट इज़ अ ज्वेल थीफ विदाउट ज्वेल। तो एक एक चार्म अपने साथ वो हमेशा, अगर वो दो भाई की पिक्चर भी आई थिंक सुनील सर कह रहे थे, जहाँ पे उन्होंने खून कर दिया मनमोहन का और सिर्फ वो और माला सिन्हा दोनों जानते हैं, और किस तरह से वो माला सिन्हा को मैनिपुलेट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, और उस वक्त लगता है कि इनसे बुरा आदमी कोई नहीं है, पर जिस तरह से वो करते हैं ना, जो कंट्रोल के साथ वो करते हैं, बहुत ही पसंदीदा फिल्म, थैंक यू सो मच। तो जिस कंट्रोल के साथ वो करते हैं ना, इसलिए वो अशोक कुमार है। आप देखेंगे किसी भी पिक्चर में, जैसे मैंने सबसे छोटे में उनकी मूवी देखी थी ज्योति, है ना, तो ये हेमा मालिनी, विजेंद्र गाडगे और ये जितेंद्र थे। तो बाद में चलिए उनकी तो पिक्चरें आती रही, मुझे लगता है ये हम लोग में आए, उसमें ज़्यादा हम लोग तब समझने लायक हो गए थे हम लोग में। और जो ये जॉनी लीवर वगैरह जो एक्ट करते हैं और ये जो मिमिक्री करते हैं, तो ये काइंड ऑफ डिससर्विस है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरा जो शो है उसमें 3-4 चीज़ें ना हो। एक तो कोई गॉसिप ना हो, किसका किसके साथ अफेयर था ये ना हो, कंपैरिजन होगा, क्योंकि जब हम किसी भी इंसान के अच्छाई या बुराई बताते हैं तो हम दिन तभी बता सकते हैं ना जब हम बताएंगे भी बाहर कितनी लाइट है, टेम्परेचर क्या है, दिन का कौन सा वक्त है, तो कंपैरिजन तो जी होगा ही। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें लेके आऊँ जो लोग शायद भूल गए या लोग बात नहीं करते। तीसरी बात, मैं ये मानता हूँ कि जो बड़े हैं बड़े काम कर गए, क्योंकि वो इंटरनेट के ज़माने में नहीं हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आज हम उनको याद ना करें। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत ही समझदार लोग बैठे हैं और वो सुन रहे हैं और इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मेहनत है ना, ये मेहनत इसलिए नहीं है कि मेरे कितने व्यूज़ हैं। मैं सच बताऊं तो बहुत सारे प्रोमिनेंट एक्टर्स मेरे जान पहचान के दोस्त हैं, तो मैं जब उनके लाइव और मेरे लाइव देखता हूँ तो मैं 19-20 का फ़र्क है, ठीक है, जो 50-100 पिक्चर कर चुके रीजनल फिल्म्स में, उनके और मेरे लाइव में 200-300 व्यूज़ के फ़र्क है। तो मैं व्यूज़ वाला इंसान नहीं हूँ, मैं डरने वाला भी इंसान नहीं हूँ, बहुत लोग जानते हैं। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भाई जिसका जो अच्छा काम है या जिस चीज़ से मैं कंफर्टेबल हूँ जिसके बारे में बात करने के लिए, वो ज़रूर सामने निकल के आए। ठीक है। अब ठीक है, अशोक कुमार साहब हैं और वो इतने बड़े अदाकार हैं, वो मेरे कहने से वो बड़े नहीं बन जाएंगे और ना मेरे कहने से वो छोटे हो जाएंगे, पर जो उनका बड़प्पन पे कहीं धूल मिट्टी और वक्त उसको निकल के आना चाहिए। इतनी सादियत में तो कोई काम चर्चा थैंक यू सो मच भावना जी। मैं हमेशा मानता हूँ कि जो मैं हूँ वो बहुत ज़रूरी है कि सबके लिए मैं वो हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ अपना साझा करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इतना प्यार करते हैं, वो इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि मैं बेबाकी से अपना बात रख पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो मैं हूँ वही मैं बाहर और अंदर दोनों तरफ से हूँ। अब इनके 2 और पिक्चरों पे बात करते हैं ख़त्म करने के पहले। तो जैसे अगर आप देखें अशोक कुमार साहब में ना एक बहुत अच्छी बात है ट्यूनिंग। जैसे प्राण साहब के साथ अगर आप आंसू जो बन गए फूल, जो बाद में इसी का मशाल बना था, जो ये गुजराती प्ले पे बेस्ड था, ठीक है, या आप ये देख लीजिए इनके चलते का नाम गाड़ी, या तो आप शौकीन देख लीजिए। तो कितने भी बड़े एक्टर हो वो कभी भी ना इनसिक्योर नहीं थे, या कभी भी उनको नहीं लगा कि कि मैं इस रोल को कैसे आगे निखार के लाऊं। एक अजीब सा कॉन्फिडेंस लेके वो हमेशा आए और अजीब सा कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया अपने आप को। जैसे ये बात हो रही थी भाई छोटी सी बात में, जैसा कॉर्नेल विल्फ्रेड सिंह, ठीक है, तो उसमें जब वो बात कर रहे हैं अमोल पालेकर के साथ और आगे जाके 2 स्टेप लेके कहते कि इसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है,
ठीक है। तो ये शौकीन उनका बेस्ट फिल्म तो नहीं हो सकता, वो आपको पसंद है वो अलग बात है, शौकीन इनका बेस्ट फिल्म नहीं हो सकता। जैसे भाई भाई में एक नेगेटिव कैरेक्टर है जिसमें किशोर कुमार इनसे मिलने आते हैं और वो जानते हैं किशोर कुमार उनका भाई है और वो मना कर देते हैं, ठीक है। योर लाइफ इज़ प्लेजर टू अस, थैंक यू सो मच, इट इज़ नॉट इट इज़ प्लेजर बिकॉज यू पीपल आर देयर एंड बिकॉज ऑफ यू पीपल मैं एक इंसान का नाम लेना चाहता हूँ, वो सुने ना सुने अलग बात है, बहुत मशहूर शायरा है, चलिए नाम नहीं लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि भाई एक आदमी भी अगर आपको सुन रहा है ना तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनकी तरफ पूरी जस्टिफाई करें। और मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप में से कोई एक इंसान भी सुन रहा हो ना तो वो सुनने के बाद वो जब जाए तो उसे लगे हाँ आज हमने कोई डिस्कशन ऐसी रही कि जिसमें हमें कुछ मिला। अब भाई भाई पे आते हैं, भाई भाई पे जब ये किशोर कुमार इनसे मिलने आते हैं और वो किशोर कुमार को पहचानते नहीं हैं तो वो आई कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है, इधर उधर चेहरे। हाँ जी, धुन मूवी में लॉयर बने थे जहाँ पे वो ज़ीनत अमान के खिलाफ, संजय खान के खिलाफ केस लड़ रहे थे। तो उसमें जैसे वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और किशोर कुमार के हर एक बातों का ना, जो हर एक बात में कोई अर्थ था उसको वो कैसे नज़रअंदाज कर रहे हैं जबकि उनको पता है कि वो गलत है। ये इतने साफ तरीके से और इतने स्वच्छ तरीके से करते हैं कि आपको कभी नहीं लगेगा कि जो आपके सामने खड़ा है वो एक्टिंग कर रहा है। क्योंकि एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हाँ जी, एडवोकेट थे वो, संजय खान के खिलाफ खड़े थे, संजय खान को वो फांसी दिलाना चाहते थे। उनमें एक सबसे ज़बरदस्त बात ये उनकी अदाकारी में है कि हमेशा उन्होंने एक्टिंग को ऐसे रखा कि आपको वो एक्टिंग ना लग के वो नेचुरल लगे कि भाई ये एक नेचुरल चीज़ है, आपके सामने एक किरदार है जो नॉर्मली बात करता है उसी तरह से वो बात कर रहा है। नहीं तो आप देखोगे 70s में बहुत सारे मूवीज़ में वो शॉल पहन के आए। अगर आप शॉल पहन के एक्टिंग कर रहे हो तो आपके हाथ के कोई मूवमेंट्स नहीं हो रहे, आपके हाथ के मूवमेंट्स छुपे हुए हैं, फिर भी वो ऐसे ऐसे करके जिस तरह से, और ये इसलिए नहीं कि वो अपने रोल को आगे ले जाना चाहते थे या अपने आप को ज़्यादा दिखा, वो एक नेचुरल चीज़ लेके आए। चाहे मेहरबान पिक्चर हो या किसी भी पिक्चर में जब वो आपसे बात कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि हाँ कोई एक बड़ा बुज़ुर्ग जैसे बात करता है या जैसे बड़ा बुज़ुर्ग आपके साथ पेश आता है वो उस तरह से पेश आए। तो ये जो अदाकारी में ना एक जो कॉन्फिडेंस है कि भाई उनको कभी भी 2 घंटे अगर वो ना भी हो, जैसे किस्मत पिक्चर जो पहली पिक्चर है जो 1 करोड़ बनी थी, हाय महेंद्र, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, पहली इंडियन मूवी जो 1 करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी और पहला सुपरस्टार उन्हीं को कहा जाता था। तो मेरे कहने की ये मतलब है कि जो एक इंसान ऐसे ज़बरदस्त अदाकारी और एक ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को पेश करते थे हमेशा एक आप अगर उनको देखोगे तो उनमें एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो मैं पिछले बार मिथुन चक्रवर्ती के लाइफ में कह चुका था, कि अशोक कुमार साहब को किसी से कोई खतरा कभी नहीं नज़र आया। चाहे अच्छा से अच्छा हीरो हो सामने या ख़राब से ख़राब हीरो हो, बड़ी से बड़ी हीरोइन हो या ख़राब से ख़राब हीरोइन हो। मतलब वो निरूपा राय के साथ गृहस्थी में भी जो उनका एक्टिंग का लेवल है, मीना कुमारी के साथ भी उस एक्टिंग का लेवल है, निरूपा रॉय के साथ भी एक्टिंग का लेवल है, अमिता के साथ भी वो एक्टिंग का लेवल है। वो किरदार में होते हैं, वो इस तरह से किरदार में होते हैं कि जैसे वो अमिता चाय पिलाती है उनको राखी पिक्चर में, और वो शादी की बात मतलब मन ही मन सोचते कि चलो इनसे मेरी शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जब बाद में वहीदा रहमान अमिता से मिलती है और आके पूछती कि मुझे भाभी मिल गई है, और उनको पता चलता कि वही राजकुमार की बहन, मतलब मदनपुरी का नाम राजकुमार था। तो वो जिस तरह से वो बात को टालने की कोशिश करते हैं ना, तो दैट इज़ सो नेचुरल, ठीक है। ही यूज्ड टू टेक सीन टू अनदर लेवल, जिसमें अगर आप सारी पिक्चर देखें, मैं तो सबको ये कहूँगा आप अफसाना और दास्तान दोनों देखें तो आपको समझ आएगा कि अशोक कुमार क्यों थे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई यूसुफ साहब बहुत बड़े अदाकार हैं, ऐसा तो नहीं ना कि यूसुफ साहब कोई छोटे अदाकार है। यूसुफ साहब इतने बड़े अदाकार हैं, और यूसुफ साहब अगर 10 थे तो वो अफसाने में वो 20 थे, इसलिए क्योंकि वो उस जो नब्ज़ है ना अदाकारी के, उस किरदार के, वो उसको पकड़ पाए। और दूसरा ये था कि भाई क्योंकि राजेश खन्ना के कारण इन सबकी कुर्सियाँ डुल गई थी, तो क्या होता है कि आदमी और निकाल के लाना चाहता है कि अदाकारी को, तो चाहे इस कारण से वो दास्तान पिक्चर बुरी तरह पिट गई। वेरी गुड जवाब के साथ। हाँ जी, देखिए जवाब और ये सारे पिक्चर तो ऐसे उन्होंने 275 पिक्चर की हैं। 2 पिक्चर उनकी बहुत ज़बरदस्त मुझे लगी। उनकी एक बंगला पिक्चर है तपन सिन्हा के साथ, हाटे बाज़ारे,
उसमें वैजयंती माला हीरोइन है, उनके सामने हीरोइन नहीं, वो शादीशुदा एक डॉक्टर है, एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट है बड़े अस्पताल में, और वहाँ पे एक अजितेश बोल के रीजनल एक्टर थे बंगाल के, वो विलन है। वो इन पे उनकी बुरी नज़र है। कानून पे आता हूँ सर, कानून पे आता हूँ। उनकी वैजयंती माला पे बहुत बुरी नज़र है। तो एक बार इनको खाने पे बुलाते हैं पार्टी में, और ये अजितेश और उनके फादर जो भी नाम है उनका, ये लोग कहते हैं कि हम लोग केमिस्ट शॉप खोलना चाहते हैं। तो वो खाना खाते हैं, बोलते क्यों? कहते कि नहीं, वो अस्पताल में हम सारे सप्लाई करेंगे और पैसे कमाएं। तो वो जो हंसते हैं ना उनकी तरफ, ऐसे खाना खाते हुए देखते हुए हंसते हैं कि जैसे नॉर्मली लोग हंसते हैं ना, कोई लाउड हंसे, हा वाली हंसी नहीं, ठीक है, खाना खाते देखते हुए हंसते हैं। और सब पूछते क्या हुआ डॉक्टर साहब, हंस क्यों रहे? कहते नहीं, इन्होंने अच्छा एक मजाक सुना है। वो जो एक नेचुरल एक्टिंग है ना, कि आप खाना खाते हो आप कैसे हंसोगे आप, और वो भी एक पार्टी में, बड़े लोगों की पार्टी में आप खाना खाते हुए कैसे हंसोगे उसमें। कानून, सच बताओ तो बिना कानून के बात किए तो ये लाइफ ख़त्म ही नहीं हो सकता। और कानून में सबसे बेहतर सीन कौन सा है कि जब इनके इफ्तिकार साहब और एक पुराने अदाकार थे कि बीच में बातें हो रही है कि भाई कानून क्या है, तो कहते कि भाई गवाहों जो कह दे वो सच है और वही कानून है। ये चाय पी रहे होते हैं ऐसे, और जब ये बातचीत हो रही होती है ना, तो वो चाय की प्याली रखते हैं और मुस्कुराते हैं। वो है एक्टिंग, वो है सटल्टी, ठीक है। दूसरा, जब ये बातें होती हैं अदालत में और राजेंद्र कुमार साहब अपने दलीलें दे रहे हैं, ज़बरदस्त दलीलें दे रहे हैं, अब वो जज है, वो देख रहे हैं कि 5 बज गया कि नहीं, मुझे घर जाना है। वो है एक्टिंग। वो उनकी बात को वो नहीं कर रहे, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, काट नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। वो बातें सुनते सुनते इधर घड़ी को भी देख रहे हैं कि भाई हाँ 5 बज गए कि नहीं। ये एक अजीम फनकार की निशानी है कि जहाँ पे आप सिर्फ अपने आँखों की उसमें, जैसे सर आप कह रहे हैं आँखें उनकी बहुत अच्छी नहीं थी, उनके भौवें भी बहुत अच्छे नहीं थे, ये स्लांटेड थे, जो मैंने जैसे पहले भी कहा, ये थोड़ा ऐसे स्लांटेड थे, पर उन्होंने इनका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त किया। उन्होंने इसका इस्तेमाल इतने ज़बरदस्त तरीके से किया कि ऐसे कोई लगेगा ही नहीं कि इस इंसान का ये कमज़ोरी है। उसने उसको स्ट्रेंथ अपना बना दिया। तभी आप देखेंगे 70s से उनको, ये आशीर्वाद से भी उनको अजीब सा वीक, क्योंकि बाल झड़ गए थे, बाल कम हो गए थे, तो ये जो माथे का पार्ट है ना, ये और प्रोमिनेंट हो गया। तो चोरी मेरा काम और एक से बढ़कर एक, इन सब में इनको अजीब सा वीक पहनाया गया। फिर भी वो वीक हो या कुछ भी हो, मतलब जैसे अगर अब राखी वाला सीन, राखी पिक्चर में देखें कि वो अंधे हो जाते हैं, आँख बंद है, फिर भी जब वहीदा रहमान आती है और जिस तरह से वो एक्सप्रेशंस देते हैं, ठीक है, मतलब आप आँख बंद करके। और इसमें जो मेरे लिए इक्का है और मेरे लिए उनका सबसे ज़बरदस्त रोल है, वो है ऊंचे लोग। जो भी कहते हैं ना भाई एक्टिंग क्या है, मेजर चंद्रकांत पे बनी है पिक्चर ऊंचे लोग, वो और राजकुमार साहब, ऐसे शाहकार वाली एक्टिंग मैंने तो बहुत कम देखी है, 2 लोगों को एक साथ एक ही सीन में, और जहाँ कोई मेलोड्रामा नहीं है। मेजर चंद्रकांत एक रिटायर्ड मेजर होते हैं जिनकी आंखें चली गई होती है युद्ध में। बड़ा बेटा राजकुमार पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, छोटा बेटा फ़िरोज़ खान थोड़ा सा अय्याश था। उसने एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब करके भाग आता है अपने घर पे, और वो बताता नहीं है। तरुण बोस होते हैं उस लड़की के भाई। जब वो लड़की सुसाइड करती है तो तरुण बोस आके इनके छोटे बेटे को मार देता है। ये खुद उस तरुण बोस को अपने घर में पनाह देते हैं, और उनका एक अजीब सा हिसाब था कि भाई जो गलती करेगा उनको वो छरी से मारेंगे। अपने बेटे को भी छरी से मार लेंगे और कहेंगे कि भाई तुम अपनी वर्दी से सितारे उतार दो, तब मैं तुम्हें छरी से मारूंगा। तो उनके बेटे ने कहा कि ये जो जुम्मन मियाँ हमारे नौकर हैं, इनको आप छरी से कैसे मार सकते हो, आप इनके पैसे काट लो। कहते तुम्हारे जुम्मन मियाँ नौकर होंगे, मेरे लिए मेरे दोस्त हैं, और मैं उनको इसलिए सज़ा नहीं दे रहा, पैसे काटने से कोई सज़ा का हल नहीं होता। ब्लैक एंड वाइट एरा मूवी है, इट 65-66 मूवी, आई थिंक फ़नी मजुमदार की मूवी थी ये। मतलब वो एक शाहकार है कि भाई एक घर पे मतलब अब 2 या 3 कमरे दिखाए गए। मेजर चंद्रकांत कहीं जाते आते नहीं हैं, राजकुमार साहब आ रहे हैं जा रहे हैं, फ़िरोज़ खान आ रहे हैं जा रहे हैं। उसमें उस इंसान का जो कंट्रोल है ना, और वो भी एक अंधे के रोल पे जहाँ पे उनको नज़र नहीं आ रहा, फिर भी उस सीन पे वो इस तरह से छाए हुए हैं कि जब वो
सज़ा देनी होती तो वो कहते कि भाई मेरी छड़ी लाओ, ऐसे हाथ करेंगे वो छड़ी आएगी। और उसमें एक लास्ट सीन है कि जब इन्होंने तरुण बोस जिसने फ़िरोज़ खान का खून किया तो उसको सज़ा होगी, अशोक कुमार ने उनको बचाया, उनको सज़ा होगी, हाँ जी, जागे दिल दीवाना। और राजकुमार दोनों को पकड़ने आते हैं और कहते कि भाई आप दोनों हमारे साथ चलो। तो सबसे पहले वो राजकुमार को कहते कि इसमें तुम्हारी सज़ा भी तय है, क्योंकि जब उस लड़की ने चिट्ठी लिखी थी तुमने मुझसे बात छुपाई। तो राजकुमार कहते और उसके पहले भी फ़िरोज़ खान ने जब पैसे चुराए थे तुमने मुझसे बात छुपाई। तो राजकुमार कहते मैं क्या करूं, मैं बड़ा भाई हूं, मैं कैसे ऐसी बातें आपके सामने कह दूं, आपका बेटा भी हूं, पुलिस अफसर तो मैं हूं पर एक बेटा भी हूं, एक भाई भी हूं, कैसे ऐसे निर्लज्ज बन के आपको ये सारी बातें ऐसी चिट्ठी पढ़ के सुना दूं। तो कहते कि तुम्हें नहीं लगता तुम उस सज़ा के हकदार हो? कहते हाँ। कहते मेरे छड़ी लाओ। और वो छड़ी की वार करते हैं राजकुमार पे 3-4 बार 5 बार, और फिर कहता ठीक है अफसर अब तो मुझे ले जाओ। वो एक जो ज़बरदस्त पर्सोना है ना, विदाउट ट्राइंग टू डोमिनेट द स्क्रीन। और मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए अगर अमिताभ बच्चन के अगर आप एंड के पिक्चर देखें, मतलब जब वो हीरो से नीचे आ रहे थे, राजेश खन्ना ने तो आई थिंक 76 के बाद कोई अच्छी पिक्चर बनाई नहीं थी, ठीक है, फिर वो अवतार में ही ठीक नज़र आए। अब मैं सच कह देता तो लोगों को बुरा लग जाता है, भाई राजेश खन्ना 73 के बाद वो बंडलबाज जैसे बंडल पिक्चर बनाते थे, ठीक है। दिलीप कुमार साहब जब वो दास्तान वगैरह में बुरी तरह से गिरे, तो इन सब के साथ एक परेशानी पता क्या थी कि एक तो ये फीमेल सेंट्रिक रोल पे कभी आए नहीं, क्योंकि इनको हमेशा लगता था कि ये इतने बड़े स्टार है, ये फीमेल सेंट्रिक रोल पे आ नहीं सकती। और दूसरा, हमेशा इन्होंने अपने किरदार को से ज़्यादा खुद के जो इमेज है ना उसको आगे रखा। और यहीं पे दादा मुनि इन सबसे इसलिए बड़े हैं, वो अगर 10 है तो वो 25 इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने किरदार को ऐसे जिंदा दिल रखा, ऐसे रखा कि आपको लगेगा ही नहीं। और ये जो सारी पिक्चरें मैंने आपको बताई, चाहे गृहस्थी हो, चाहे राखी हो, चाहे कानून हो, कुछ भी आप देख लीजिए, चाहे कोई भी हीरो हो, चाहे जितेंद्र हीरो हो, चाहे प्रदीप कुमार हीरो हो, कोई भी हीरो हो, उन्होंने अपने आप को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो सबसे अहम किरदार नहीं कर रहे हैं। इस बात को ज़रा समझिएगा, मैं जो कहना चाहता हूँ। जब आपको लगता है ना कि आपका किरदार सबसे अहम है, तो एक अजीब बात निकल के आती है। दूसरी 2 और बातें मैं ये लाइव ख़त्म होने के पहले कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर आप जिस्मानी खूबसूरती नहीं है तो आप अदाकार नहीं बन सकते। एक बंगाल के बहुत फेमस कॉमेडियन है रवि घोष, उसको सत्यजीत राय के हर एक मूवी में है। मैं उनके बारे में, उनके डिस्क्रिप्शन देने के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि उनके खुद के फादर ने ये कहा था, ये नाटक करता है, ये तो देख के नौकर लगता है, ये क्या नाटक करेगा। वो इंसान सत्यजीत राय की जो मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म्स हैं, जन अरण्य और भी, उसमें वो 5, 7, 10 मिनट के रोल पे वो बाजी मार ले जाता था। वो उत्पल दत्त के साथ इप्टा के एक नाटक में था जहाँ उसके 2 या 3 मिनट के रोल थे, वो बाजी मार ले जाता था। तो एक जो मिसकंसेप्शन है ना कि भाई आपका रोल बहुत लंबा ना हो और वो ना हो तो आप छा नहीं सकते, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। दूसरा, उसी सत्यजीत रे का ना एक फेवरेट था कामू मुखर्जी बोल के, उनको उन्होंने 3-4 फिल्मों में बहुत ज़बरदस्त रोल दिया, पर वो इतने बढ़िया तरीके से बहुत ज़बरदस्त एक्टर थे, ठीक है। एक फेलूदा बोल के सीरीज़ में वो मेन विलन थे, और एक थे बच्चों के पिक्चर में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग किया, पर वो उस तरह से इंडस्ट्री ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अब इंडस्ट्री कब एक्सेप्ट करेगी? जब ऑडियंस एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि बड़े डायरेक्टर की जब बात करते हैं ना, बड़े डायरेक्टर किसी को बना नहीं सकते। बड़े डायरेक्टर के साथ काम करके भी अब बड़े नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब आप देखिए ना, मुग़ल आज़म में अशोक कुमार जी नहीं है, ठीक है, शोले में अशोक कुमार जी नहीं है, वो उस ज़माने की जो कोई भी बड़ी पिक्चर अगर आप कह लें, अंदाज़ में अशोक कुमार जी नहीं है, गंगा जमुना में अशोक कुमार जी नहीं है, मदर इंडिया में अशोक कुमार जी नहीं है, पर अशोक कुमार जी का कद किसी से कम भी नहीं है। तो मेरे कहने की यह मतलब है कि एक हम लोगों में एक कंसेप्ट है, मतलब स्पेशली 60s और 70s में था कि अगर आप चबा चबा के उर्दू में डायलॉग बोलेंगे, जैसे ये राजेंद्र कुमार यूसुफ साहब की कॉपी करते थे, या मनोज कुमार कॉपी करते थे, तो वो अदाकारी है, वो अदाकारी नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल भी अदाकारी नहीं है। मतलब मैं जिनको सिखाता हूँ एक्टिंग वगैरह, तो मैं उनको एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि भाई एक्टिंग सीखना है तो नूतन को देखो। अगर लड़की है तो मैं हमेशा कहता हूँ नूतन को देखो, नूतन के एक्सप्रेशंस देखो, ऐसे सिंपल एक्सप्रेशंस
ऐसे चीज़ें लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रही है। बंदनी तो बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है उनकी, सीमा देख लो, पेइंग गेस्ट देख लो, देवानंद के साथ तेरे घर के सामने देख लो, ठीक है, कमर्शियल। और इसमें तो हम जो कहते हैं ना कि एक्टिंग मतलब कुछ ऐसा कि जहाँ पे आप में बहुत रौब हो, आपके चेहरे से खून निकल रहा हो, आपके आँखों में अंगार हो, और आप बहुत ही मतलब खालिस उर्दू बोल रहे हैं। और ये मैं एक कहानी सुना के ख़त्म करना चाहता हूँ, और कहानी अशोक कुमार साहब की नहीं है, रज़ा मुराद साहब की है। और ये बहुत ज़बरदस्त कहानी, इसलिए मैं ये कह के बताना चाहता हूँ कि लोग सुने इस चीज़ को। रज़ा मुराद साहब को जब ये बुलाया गया नमक हराम पिक्चर के लिए, तो ऋषिदा बंगाली थे, तो वो अच्छी तरह बोल नहीं पाते थे हिंदी, और इतने साल बॉम्बे में रह के, तो वो रज़ा को ना रजा बोलते थे, रजा। तो या कि तुम राजा हो, कहते हाँ, क्या तुम्हारे लिए एक रोल है, कहते जी क्या रोल है। तो ऋषिकेश मुखर्जी की भाषा में ये है कि ऐसा रोल एक एक्टर जो लकी है उसको 20 साल में मिलता है, और जो अनलकी है उसको कभी नहीं मिलता, ठीक है। आपको सबको पता है रज़ा साहब ने कौन सी रोल किया था नमक हराम में। फिर उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहते इसको खादी के कपड़े पे दे दो, और कहते तुम ये खादी का कपड़ा पहन के रहना 2 दिन तक, और जिस दिन शूटिंग है उस दिन बिना नहा के आना, और यही पहन के रहना, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण है, वही रज़ा साहब जब 79 में कास्टिंग हो रही थी, 80 में कास्टिंग हो रही थी प्रेम रोग, तो राज कपूर साहब ने उनको बुलाया। और राज कपूर साहब ने कैसे बुलाया, अपने असिस्टेंट को कहा कि उस लड़के को बुलाओ जो ऋषि के पिक्चर में शायर बना था, ठीक है भाई, वो आते हैं। और राज कपूर साहब खालिस उर्दू बोलते थे, वो हिंदी तो लिख भी नहीं पाते थे। तो उन्होंने रज़ा साहब को देख के ये बोला कि भाई हमने तो आपको तय कर लिया, आपको अगर है कि करना ही ना करना ये रोल आप बताइए। तो रज़ा मुराद कह रहे कि भाई मैं तो हैरान हो गया कि भाई इतने बड़े आदमी मुझे कह रहे हैं आपको करना है ना करना है, आप बताइए। मैं कहा जी ज़रूर करेंगे, कहते ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उनको कपड़े और उनको मूछें दी, और प्रेम रोग में जो उनका किरदार निकल के आया, इतना ज़बरदस्त विलेन का, जो ऐसे घिन आती जिस ऐसे इंसान से कि जो अपनी छोटे भाभी पे बुरी नज़र रखता है और उसके साथ ऐसे काम करता है, मतलब देख के ऐसा लगता है कि ऐसे उल्टी आ जाएगा। तो वो एक डायरेक्टर का ना वे ऑफ लुकिंग एट एंड क्रिएटिंग कैरेक्टर है। और मैं आपको ये कहानी लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस इंसान को ऐसा डायरेक्टर ना भी मिला हो फिर भी वो छाए रहे, ठीक है। हाँ भी ऋषिदा ने उनके साथ आशीर्वाद किया था, रेलगाड़ी चिक चिक करती रेलगाड़ी, पर बड़े बड़े पिक्चर या जो जिसे को लोग कहते हैं कि हाईएस्ट ग्रॉसर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, उसमें नहीं रहे होंगे, पर उनकी एक्टिंग के सामने कोई टिक भी नहीं पाया होगा। सो इसी के साथ आई एम योर फेवरेट वॉइस ख़त्म करते हैं। 2 चीज़ें बताता हूँ, अगले मंगलवार को लाइव 6:30 PM पे होगा, और दूसरा कि हम लोग और एक चीज़ ऐड करने वाले हैं कि आई एम योर फेवरेट वॉइस के साथ टॉकिंग द माइंड, ठीक है। और तीसरी बात ये, अगला लाइव ब्रिज सदाना चंद्र सदाना के पिक्चर जो हैं उनके बड़े हंसी वाले मज़ेदार और हीरो के चोरी वाली जो 4-5 पिक्चर है उन पे हम बात करेंगे। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट इवनिंग, बाय।